नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव एक बार फिर से आप सबका लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करते हुए थोड़े अंतराल के बाद मिल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने हम उपस्थित हो रहे हैं। जैसे हमने बताया था, वैसे हम आज बात करने वाले थे विटामिन B12 की, लेकिन अभी अभी भारत में एक और वायरस दिखाई दिया है, तो हमने आज सोचा पहले उसकी बात करें, वो कितना जोखमी है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करें और फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। सो दिस इज डॉक्टर उर्मन ध्रुव टॉकिंग अबाउट निपाह, एक और वायरस क्या? ओ नो, एक और वायरस कितना जोखमी। चलो जानते हैं ये निपाह वायरस जिसे हम NIV के नाम से जानते हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज, ये कोई नया वायरस नहीं है। दूसरी चीज, ये कोविड वायरस से बिल्कुल अलग वायरस है। इसका कोविड के साथ कोई लेना देना नहीं है। तीसरी चीज, ये भारत में पहले आ चुका है और बहुत छोटी मात्रा में तकलीफ करके चला गया है। सो जानते हैं ये निपाह वायरस क्या है। ये एक जूनोसिस है, यानी कि एनिमल्स या पशुओं में से या पक्षियों में से आदमियों में या मनुष्यों में फैलता हुआ एक रोग है जिसे हम जूनोसिस कहते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो आदमी और यानी कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में एक साथ रह सकता है। सबसे पहले ये 22 साल पहले मलेशिया में देखा गया था और तब से लेके छोटी छोटी मात्रा में अलग अलग जगह पर, खास तौर से एशिया में ये वायरस बार बार देखा जाता है। जूनोटिक वायरस उन वायरस को कहते हैं जो एनिमल्स में यानी कि पशु पक्षियों में से आदमियों में या इंसान में फैलता है। इस वायरस का नाम ऐसा क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सबसे पहले इसके जो लक्षण दिखाई दिए थे या सबसे पहले उसका अटैक हुआ था, वो मलेशिया की एक जगह थी काम्पंग संगाई निपाह। इसीलिए इस वायरस को निपाह वायरस के नाम से जाना जाता है। पिछले आउटब्रेक्स की अगर बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में भी हो चुका है, ये बांग्लादेश में भी हो चुका है और ये केरला जहां पर इन दिनों में दिखाई दे रहा है वहां पर भी ये हो चुका है। चलो देखते हैं ये वायरस कैसे आदमी तक या इंसान तक पहुंचता है। तो ये वायरस इंसान तक पहुंचने में सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई मेमल है तो वो है टेरोप्सस या टेरोपस बेट, यानी कि जिसे हम वड़वा गोड़ कहते हैं या बेट कहते हैं, जिसी में से ऐसा माना जाता था कि कोविड वायरस भी आया था जो कि बाद में गलत साबित हुआ। तो ये बेट में से फैलता हुआ रोग है। चार तरह से फैलता है। एक तो बेट पिग्स को इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमण करते हैं और ऐसे जो संक्रमित पिग्स है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण मनुष्य को ये हो सकता है। दूसरी वजह, ये जो बेट है वो खासतौर से खजूर के, खासतौर से रोडेट, खजूर के जो वृक्ष होते हैं वहां पे जाके खजूर के जो फल होते हैं उनके ऊपर या तो अपना यूरिन या अपनी सलाइवा पेश करते हैं और उसी के कारण ये जो फ्रूट्स है वो इन्फेक्ट होते हैं और ऐसे फ्रूट्स को धोए बिना खाने से या उनके कांटेक्ट में आने से मनुष्य में ये फैल सकता है। ऐसे पेड़ पर चढ़ने से जहां पर इन बेट ने अपनी सलाइवा छोड़ी है या यूरिन छोड़ा है तो भी आदमी उस सलाइवा या उसके यूरिन के कांटेक्ट में आता है और उसको ये रोग हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये ह्यूमन से ह्यूमन में भी फैलता है, यानी कि मनुष्य से मनुष्य में भी फैलता है। खासतौर से अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के क्लोज कांटेक्ट में आता है और उसके सिक्रीशन, उसके शरीर में से निकलते बॉडी फ्लूइड्स यानी कि पसीना या लाड़ या फिर यूरिन के कांटेक्ट में आता है तो ये रोग आदमी से आदमी में फैल सकता है। खासतौर से जो लोग ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं या फिर ऐसे लोगों की सारवार कर रहे हैं, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर जो ऐसे संक्रमित मनुष्यों के कांटेक्ट में आते हैं,
उनको ये होने के आसार ज्यादा है। तो मलेशिया और सिंगापुर में जो ये रोग देखा गया है अब तक, वो ज्यादातर संक्रमित बैट्स या पिग्स में से लोगों में फैला है, जबकि भारत और बांग्लादेश में जो जब ये रोग देखा गया है तब ये रोग मनुष्य से मनुष्य में ट्रांसफर होता दिखाई दिया है। सो भारत में और बांग्लादेश में जितने भी एपिसोड हुए हैं इंक्लूडिंग दिस वन, ये ऐसा माना जाता है कि मनुष्य से मनुष्य में फैलता हुआ है, इसीलिए हमें थोड़ी ज्यादा केयर करनी है। तो ये पूरी तरह से इसमें दिखाया गया है कि ये रोग कैसे फैलता है। ये हॉर्स में से भी जा सकता है, ये पीग में से भी जा सकता है, पर ज्यादातर सबसे पहले इसमें ये जो बैट है वो इस वायरस को लेके घूमते रहते हैं, और बैट जब डेट के वृक्ष पर बैठते हैं वहीं से या तो पीग में या हॉर्स में या फिर आदमी में ये संक्रमण करते हैं। इसके साइन सिम्टम्स क्या है? ज्यादातर लोगों को ये सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है या फिर माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो कि हम कोविड में देखते हैं, कफ कोल्ड फीवर ऐसा होता है, या फिर कई बार सर दर्द, पेट में दर्द या चक्कर आ जाना, उबके उल्टी, बदन का दर्द, ये भी हो सकता है। कई लोगों को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इम्पोर्टेंट इज एनकेफेलाइटिस, जो मगज का बुखार बोलते हैं। ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं जिसमें बुखार, सरदर्द, उल्टी, गर्दन जो है वो एकदम स्टिफ हो जाना, लेथार्जी, बच्चे या जो एडल्ट लोग हैं वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं, लाइट सहन नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सब चीजें बताती है कि आदमी को एनकेफ्लाइटिस हो रहा है। ज्यादातर ये बच्चों में देखा जा सकता है, पर एडल्ट में भी होता है। एडल्ट में होता है तो ये भारी सीवियर होता है। फेटालिटी रेट यानी कि मोर्टालिटी रेट, इसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। अगर ये 100 लोगों को होता है तो 40 से 75 लोग इसमें मर जाते हैं। याद रहे, कोविड में ये मोर्टालिटी रेट 3% से कम है, यानी कि ये कोविड से बहुत ज्यादा खतरनाक रोग है। खासतौर से 2018 में जब ये केरला में हुआ था, तब 23 केसेस आइडेंटिफाई किए गए थे। 23 लोग संक्रमित हुए थे पूरे केरला में 2018 में, और उसमें से सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, 21 लोग मर गए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आखिरी स्लाइड जब आप देखेंगे तो आपका डर निकल जाएगा। तो ये इसके अलग अलग लक्षण है, खास तौर से कंफ्यूजन, डिजीनेस, हेडेक और वॉमिटिंग इंपॉर्टेंट चीज है। इसका निदान कैसे किया जाता है? जैसे कि कोविड का निदान किया जाता है उसी तरह से आरटीपीसीआर या तो सलाइवा में से यानी कि थूक में से, या गले में से, या सिक्रीशंस में से कहीं पर भी लेके उसका आरटीपीसीआर किया जाए, या फिर एलाइजा टेस्ट से एंटीबॉडीज देखे जाए, तो इसका निदान होता है। निदान होने का सिर्फ एक ही फायदा है कि ताकि आप इस रोग को अन्य लोगों में फैलने से रोक सके। बाकी इस रोग की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, न ही इस रोग की कोई वैक्सीन है। जैसे कि कोविड के लिए एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है, वैसे कोई भी एंटीवायरल ड्रग निपा वायरस के लिए अवेलेबल नहीं है, और सिर्फ सपोर्टिव केयर देनी होती है। ज्यादातर लोग निपा वायरस के संक्रमण के बाद एनकेफेलाइटिस स्टेज में जाते हैं और मृत्यु दर ज्यादा रहता है। इस रोग को कैसे रोका जा सकता है? तो नंबर 1, जो बेट है उनसे मनुष्य में ट्रांसमिशन कैसे अटकाया जाए? तो बेट को ज्यादातर जो डेट के या पाम के जो वृक्ष है वहां तक पहुंचने नहीं देने चाहिए। दैट इज नंबर 1। जो भी डेट या पाम का जूस आप निकाल रहे हैं, खजूर का जूस या पाम का जूस, जिसे हम तरी कहते हैं, वो जो निकाल रहे हैं उसे ठीक से बॉईल कर देना चाहिए। और अगर आप फ्रूट्स निकाल रहे हैं उस वृक्ष पर के ऊपर से, तो उसे ठीक से साफ कर देना चाहिए खाने से पहले, और हो सके तो उसकी जो त्वचा है वो भी निकाल देनी चाहिए। एनिमल टू ह्यूमन यानी कि पिग में से या हॉर्स में से इसे अपने आप में संक्रमित होने से कैसे रोका जा सके? तो जब पिग या हॉर्स को आप ट्रीट कर रहे हैं या फिर उनकी संभाल ले रहे हैं, तब आप ग्लव्स पहन के रखिए और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन के रखिए, ताकि उन सिक एनिमल्स में से आप में ये ट्रांसमिट ना हो। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन सिर्फ एक ही तरह से रुकता है, बार बार आप हाथ धोना है,
N95 मास्क पहनना है, रूटीन मास्क इसमें काम नहीं लगता है। और जो हेल्थ केयर वर्कर है वो जब भी ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो फुल पीपीई किट यानी कि प्रोटेक्टिव किट पूरी पहनना है। तो जैसे हमने बताया, डेट पाम या उसका जो रस है जिसे हम तरी कहते हैं, उसे गर्म किए बिना इस्तेमाल मत कीजिए और फ्रूट्स को बिल्कुल धो डालिए। डोमेस्टिक एनिमल से दूर रहिए, या यानी कि हॉर्स और पिग्स को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, उनकी संभाल रख रहे हैं, तो हाथ पे ग्लव्स पहनना मत भूलिए। और जिस वृक्ष पर बेड सोने के आसार है, ऐसे वृक्ष पर क्लाइंब करने की कोशिश मत कीजिए। रेगुलरली हाथ धोने के अलावा ऐसे पेशेंट के संक्रमण के नजदीक मत जाइए। N95 मास्क पहनिए। पार्टली ईटन फ्रूट्स को कंज्यूम करने की कोशिश मत कीजिए। और जैसे हमने बताया, डेट पाम जूस जो है उसे बॉईल कीजिए। इसके लिए कोई भी वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हालांकि 2012 में एक वैक्सीन ढूंढी गई थी, पर वो सिर्फ हॉर्स में काम आई, आदमियों के लिए या मनुष्य के लिए वो काम नहीं आ पाई। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये जो निपा वायरस है, इसका बायोलॉजिकल वेपन के तौर में भी इस्तेमाल हो सकता है। और अमेरिका की सीडीसी संस्था ने इसे कैटेगरी सी के तौर पर क्लासिफाई किया है। और इसीलिए अगर किसी दो देशों के बीच में दुश्मनी हो रही है तो इसका बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आखिरी चीज और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नटशेल में है, ये कैसे स्प्रेड होता है, आप एक बार फिर से इसे घुमाकर देख सकते हैं। तो आखिरी प्रश्न, हाउ मच टू वरी, हमें कितनी चिंता करनी चाहिए? नॉट एट ऑल। आप अगर उस एंडेमिक एरिया में, मैं केरला जा रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, केरला में भी जिस एरिया में ये है वहां पर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो आपको तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत में इससे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। आपको खाने पीने में या किसी भी और तरह में परहेज रखने की भारत के अन्य भागों में जरूरत नहीं है। घर पे अगर डोमेस्टिक एनिमल्स है यानी कि कैट्स या डॉग्स, तो उनको ये होने का खतरा नहीं है, अनलेस कि आप वो एंडेमिक एरिया, जिस एरिया में 5 किलोमीटर के एरिया में ये हुआ है, वहां पर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तो आपको किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इस बार केरला में 2018 के मुकाबले बहुत ही जल्दी इसको डायग्नोस किया गया है। और इसका परिणाम यह है कि जो एक बच्चा की मृत्यु हुई है, उसके सभी कॉन्टेक्ट को आइसोलेट किया गया है और सभी कॉन्टेक्ट नेगेटिव आए हैं। तो इसका स्प्रेड होने के चांसेस बहुत 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 कम है। सिर्फ हमें ये जानना जरूरी है कि एक ऐसा वायरस है। बाकी जो लोग केरला में उस वो 4-5-6 किलोमीटर के एरिया में नहीं रह रहे हैं जहां पर ये सबसे पहला केस दिखाई दिया है, बाकी केरला में रहते लोगों को या फिर पूरे भारत में रहते लोगों को किसी भी तरह से इस वायरस से खतरा नहीं है। खास तौर से केरला के एडमिनिस्ट्रेशन को हमें बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए कि इसको 2018 के अनुभव के कारण इसे बहुत जल्दी पिकअप किया गया। इसके कारण ये खतरा आगे बढ़ने से रुक जाएगा। तो आज हम यहीं रुकेंगे और अगले हफ्ते हम बात करेंगे विटामिन B12 की। विटामिन B12 जिसे लेना एक फैशन हो गया है, हर चीज में विटामिन B12 की कमी दिखाई दे रही है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि विटामिन B12 कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज यहाँ पर रुकेंगे। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारी YouTube चैनल लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और आपके परिवार या मित्रों को जिनको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है, उनको डायरेक्ट ही इंटीमेशन मिल सके। एक बार फिर से आप सब लोगों का आभार। नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कोरोना इज स्टिल देयर, इट हैज नॉट गॉन। एक बार फिर से हम कोरोना की बात करेंगे अगले हफ्ते, विटामिन B12 और उसके बाद में कोरोना की बात करेंगे। नमस्कार।